15 मार्च 2001 ये वो दिन था जिसे सिर्फ सिवान ही नहीं, सिवान की पुलिस, बिहार पुलिस और उत्तर प्रदेश के देवरिया की पुलिस कभी भुला नहीं पाएगी। ये वो दिन है जब बिहार पुलिस ने मोहम्मद शहाबुद्दीन से डरना छोड़ दिया था। ये वो दिन है जब सिवान से 17 किलोमीटर दूर मोहम्मद शहाबुद्दीन के गांव प्रतापपुर में उसके घर पर बिहार पुलिस ने दावा बोला था और करीब 10 घंटे तक दोनों तरफ से फायरिंग होती रही। इसके लिए आज भी सिवान के तब के एसपी बच्चू सिंह मीना का नाम बड़े ही अदब से लिया जाता है। बिहार पुलिस इस हद तक कैसे पहुंची? वो क्या वाकया था जिसकी वजह से शहाबुद्दीन की सल्तनत को चुनौती दी गई? रंगबाज में मोहम्मद शहाबुद्दीन की कहानी के दूसरे एपिसोड में आपको सुनाऊंगा बिहार पुलिस और मोहम्मद शहाबुद्दीन के बीच जंग की कहानी। वो कहानियां जिसके बाद शहाबुद्दीन जेल की चहारदीवारी में ही बंद रहा और वहीं उसकी मौत भी हो गई। लेकिन पहले कहानी वहां से शुरू करते हैं जहां पर मैंने पिछले एपिसोड में इसे छोड़ा था। सिवान का सुल्तान, सिवान का साहिब कहे जाने वाले मोहम्मद शहाबुद्दीन को ना सुनना पसंद नहीं था। सिवान में उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता था। 1996 में वो लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बन चुका था, लेकिन जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में कहानी सुनाई थी कि कैसे उसकी दहशत बढ़ती जा रही थी, उसने चुनाव नतीजे घोषित होने से पहले ही सिवान के पुलिस कप्तान एसके सिंघल पर AK-47 से फायर झोंक दी थी और इसके बाद तो जैसे खाकी ने शहाबुद्दीन के सामने सरेंडर कर दिया था। सिवान में एक कहावत मशहूर होने लगी थी कि साहब बोले तो सही और साहब बोले तो गलत भी सही। वैसे भले ही बिहार की पुलिस, बिहार के पूरे सिस्टम, बिहार की सत्ता ने शहाबुद्दीन को बादशाह मान लिया था, लेकिन अदालत ने उसे उसकी सही जगह दिखाई। अगस्त 1996 में CPI माले के नेता तकी रहीम के PIL पर सुनवाई करते हुए पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस DP वाधवा ने CID को फटकार लगाई, सरकार को फटकार लगाई और इससे लालू की सरकार तक हिल गई। चीफ जस्टिस ने CID के पुलिस अधीक्षक को कहा कि आपको 10 दिन की मोहलत दी जाती है। 10 दिन में अगर आपने मोहम्मद शहाबुद्दीन को गिरफ्तार नहीं किया तो अगली सुनवाई पर देखिएगा कि आपके साथ क्या होता है। इसके बाद शहाबुद्दीन ने हाईकोर्ट की अगली सुनवाई से पहले ही सिवान के कोर्ट में सरेंडर कर दिया और जब मोहम्मद शहाबुद्दीन सरेंडर करने पहुंचा था तो उसके साथ बिहार के एक कैबिनेट मंत्री मौजूद थे और हजारों की संख्या में शहाबुद्दीन के समर्थक जुटे थे जो नारा लगा रहे थे, जेल के फाटक टूटेंगे, सिवान के साहब छूटेंगे। लेकिन यहां एक और कहानी है, सिवान की जेल की एक कहानी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद शहाबुद्दीन सिवान की जेल में पहुंच चुका था, लेकिन उसकी दहशत, उसका रुतबा कम नहीं हुआ। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक पत्रकार की बताई कहानी मैं आपको वैसी ही सुनाता हूं। जब शहाबुद्दीन जेल में बंद हुए तो पत्रकार नलिनी मोहंती उनका इंटरव्यू लेने पहुंचे। जेल अधीक्षक ने कहा, उन्हें कोर्ट के ऑर्डर से जेल में बंद किया गया है, ऐसे कोई भी उनसे नहीं मिल सकता। दरअसल मोहम्मद शहाबुद्दीन ने 1996 में लोकसभा का चुनाव जीत लिया था और जीरादेई की अपनी विधानसभा वाली जो सीट थी उसे छोड़ दिया था। अब इस सीट पर लालू प्रसाद यादव ने शिवशंकर यादव को मैदान में उतारा था और सियासी गलियारे में चर्चा चल रही थी कि लालू के कैंडिडेट शिवशंकर को शहाबुद्दीन का सपोर्ट नहीं मिल रहा है क्योंकि शहाबुद्दीन वहां से अपने पसंदीदा मुस्लिम चेहरे को उतारना चाहते थे। बस इसी स्टोरी के पीछे थे पटना से सिवान पहुंचे पत्रकार नलिनी मोहंती। उनको जेल अधीक्षक ने कहा कि
डीएम से परमिशन लीजिए। डीएम ने कहा कि शहाबुद्दीन से मिलना है तो कोर्ट की परमिशन लगेगी। पत्रकार नलिनी सिंह ने सोचा स्टोरी ऐसे बन नहीं पाएगी, लिहाजा लालू के कैंडिडेट शिवशंकर से ही बात कर लेते हैं। उन्होंने शिवशंकर यादव से मुलाकात की और सवाल पूछ लिया। बताया जा रहा है कि आपको शहाबुद्दीन का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। शिवशंकर ने कहा, अरे ऐसा नहीं है, मैं लालू जी का कैंडिडेट नहीं हूं, मैं साहेब का ही कैंडिडेट हूं, और भरोसा नहीं है तो रुकिए, आपकी साहेब से ही बात करा देता हूं। शिवशंकर यादव ने लैंडलाइन फोन से कॉल लगाई और कहा, शाहबू देखिए ना, पटना से एक पत्रकार आए हैं और कह रहे हैं कि आप मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि लालू जी ने मुझे टिकट दिया है। लीजिए जरा बात करिए और बताइए कि मैं आपका ही कैंडिडेट हूं। जैसे ही पत्रकार महोदय ने फोन लिया, उधर से आवाज आई, वेलकम टू सिवान। उसके बाद सिवान के कई पत्रकारों का नाम लेते हुए शहाबुद्दीन ने कहा, शिवशंकर जी मेरी पसंद है, मैंने लालू यादव जी से कहकर इन्हें अपनी सीट का टिकट दिलाया है। पत्रकार को भरोसा ही नहीं हुआ कि वो शहाबुद्दीन से बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कह दिया कि क्या मैं आपसे मिल सकता हूं, और उधर से तुरंत कंफर्मेशन आ गई। हाँ जरूर, आइए सिवान जेल में। इस कहानी में अब आप वो हिस्सा सुनने जा रहे हैं जो आपको फिल्मी लगेगा। पत्रकार नलिनी आर मोहंती के मुताबिक वो जेल पहुंचे। वहां उन्हें बाहर एक आदमी मिला जो उन्हें पुलिस अधीक्षक के कमरे में ले गया। वही कमरा जहां से पुलिस अधीक्षक ने मोहम्मद शहाबुद्दीन से मिलने से उन्हें मना कर दिया था। वहां पुलिस अधीक्षक की सीट पर खुद मोहम्मद शहाबुद्दीन बैठा था। उसकी बगल की कुर्सी पर जेल अधीक्षक साहब बैठे थे और नीचे जमीन पर 30-35 लोग बैठे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चुनाव का कार्यालय है और चुनाव को लेकर बैठक चल रही थी। शहाबुद्दीन कुर्सी से उठा और पत्रकार का स्वागत किया। आइए आइए मोहंती जी, यहां मेरे बगल में आकर बैठिए। शहाबुद्दीन ने इशारा किया और पुलिस अधीक्षक कुर्सी छोड़कर, मतलब जेल अधीक्षक कुर्सी छोड़कर जमीन पर बैठ गए। सीन को समझिए, क्या दहशत थी कि जेल अधीक्षक शहाबुद्दीन के सामने जमीन पर बैठ गए। शहाबुद्दीन ने आधे घंटे तक पत्रकार से बात की और बाद में उन्हें छोड़ने के लिए जेल से बाहर आया, मतलब जेल के दरवाजे के बिल्कुल बाहर, वहां जहां पत्रकार की कार खड़ी थी। सोचकर देखिए कि मोहम्मद शहाबुद्दीन के सिवान और सिवान की पुलिस के बीच में किस तरह की दहशत थी। लेकिन कहते हैं ना, हर बाहुबली के सामने एक दिन कानून खड़ा होता ही है। साल 2001 में अपने रसूख के नशे में पागल हो चुके मोहम्मद शहाबुद्दीन पर कहर टूटा सिवान के पुलिस अधीक्षक बच्चू सिंह मीना का। 15 मार्च 2001 सुबह सुबह का वक्त था। बिहार में मैट्रिक की परीक्षा चल रही थी और नकल रोकने के लिए एक्शन लिया जा रहा था, जबकि मोहम्मद शहाबुद्दीन अपने गुंडों के साथ निकला था कुछ लड़कों को परीक्षा में पास कराने के लिए, मदद करने के लिए, और वो एक परीक्षा केंद्र पर पहुंचा था। पुलिस को सूचना मिली कि परीक्षा केंद्र पर नकल कराने के लिए शहाबुद्दीन अपनी गैंग के साथ पहुंचा है। उसकी गैंग में शामिल था सिवान का लोकल आरजेडी नेता मनोज कुमार पप्पू, जो पुलिस की फाइल में वांटेड था। पप्पू के गिरफ्तार करने के लिए सिवान के डीएसपी संजीव कुमार फोर्स के साथ वहां पहुंचे और उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की। शहाबुद्दीन बीच में आ गया और संजीव कुमार से कहा, ऐसा किया तो बहुत बुरा होगा, डीएसपी साहब तुम यहां से वापस जाओ। ये सब कुछ पब्लिक के सामने हो रहा था। डीएसपी संजीव कुमार ने कहा, आप बीच में मत पड़िए सांसद जी, पप्पू को ले जाने दीजिए। डीएसपी संजीव कुमार आगे बढ़े तो मोहम्मद शहाबुद्दीन ने उसके सीने पर हाथ रख दिया, मतलब ऐसे रोक दिया, हाथ रास्ता रोक दिया। डीएसपी जोर आजमाइश करते उससे पहले मोहम्मद शहाबुद्दीन ने डीएसपी संजीव कुमार को थप्पड़ मार दिया। डीएसपी के साथ आई फोर्स गुस्से में आगे बढ़ी तो मोहम्मद शहाबुद्दीन ने डीएसपी संजीव कुमार के सिर पर पिस्तौल रख दी और कहा कि गोली मार दूंगा, निकल जाओ अभी के अभी। पुलिस वाले गुस्से में थे, लेकिन वहां से वो लौट आए और अपने दफ्तर पहुंचे। उन्हें याद आया कि इससे पहले सिवान के एक और पुलिस अधिकारी अश्विनी कुमार से भी मोहम्मद शहाबुद्दीन ने बेखौफ होकर मारपीट की थी। मोहम्मद शहाबुद्दीन के खिलाफ पुलिस वालों का गुस्सा उबल रहा था। वो डिमांड कर रहे थे,
अब सिवान में या तो शहाबुद्दीन रहेगा या हम रहेंगे, लेकिन हमारी वर्दी की ताकत का एहसास उसे कराना होगा। पुलिस वाले अपने अधिकारियों को ढूंढते हुए सिवान के सर्किट हाउस पहुंचे, जहां एरिया के डीआईजी, एसपी, सिवान की सीमा से लगे उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के पुलिस अधिकारियों के साथ सीमा सुरक्षा पर बैठक हो रही थी। बैठक में सिवान के डीएम भी शामिल थे। गुस्साए पुलिस वाले सैकड़ों की संख्या में सर्किट हाउस पर पहुंचे और बैठक के बीच में जाकर मोहम्मद शहाबुद्दीन पर एक्शन लेने की मांग करने लगे। अभी के अभी एक्शन लेना होगा, इस गुंडे को उसकी औकात याद दिलानी होगी, उसने हमारी वर्दी पर हाथ डाला है। सिवान के एसपी बच्चू सिंह मीना ने पुलिस वालों को समझाने की कोशिश की, हवाला दिया कि यहां दूसरे राज्य की पुलिस आई है, जरूरी मीटिंग चल रही है। गुस्साए पुलिस वालों की अधिकारियों के साथ धक्का मुक्की भी हुई। उन्होंने थोड़ा समय मांगा। थोड़ी देर में अधिकारियों ने कहा कि हम मैटर को देख रहे हैं और शहाबुद्दीन पर एक्शन लिया जाएगा, लेकिन अभी आप लोग घर जाइए। लेकिन मामला थमा नहीं। आक्रोश इतना ज्यादा था कि पुलिस वालों ने डीएम, एसपी, डीआईजी की गाड़ी में तोड़ फोड़ शुरू कर दी। अधिकारियों ने पुलिस वालों का गुस्सा देखा और एसपी को उन्हें समझाने के लिए कहा। एसपी बच्चू सिंह मीना ने कहा, नहीं सर, मैं अपने जवानों के साथ हूं और एक्शन होगा और आज ही एक्शन होगा। मोहम्मद शहाबुद्दीन अब कानून के हाथों से बच नहीं पाएगा। इसके बाद पुलिस की टीम बनाई गई। उत्तर प्रदेश के देवरिया की पुलिस भी बिहार पुलिस के इस मिशन में हिस्सा लेने के लिए आगे आ गई। 2 दर्जन से ज्यादा पुलिस वालों के साथ 17 किलोमीटर दूर मोहम्मद शहाबुद्दीन के गांव प्रतापपुर पर धावा बोल दिया गया। 10 घंटे तक गोलियां चलती रही, ताबड़तोड़ गोलियां चली, बम भी बरसाए गए। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद शहाबुद्दीन के घर पर जब छापा मारा गया तो मोहम्मद शहाबुद्दीन ने खुद गोलियां बरसाई और पुलिस वालों पर बम से हमला भी किया। 3 पुलिस वाले शहीद हो गए, 8 अन्य लोगों की मौत हुई। शहाबुद्दीन फरार हो गया। कहा जाता है कि गन्ने की खेत में वो बुर्का पहन के फरार हो गया। उसके घर से पाकिस्तान में बनी AK-47 राइफल, हैंड ग्रेनेड और सैकड़ों गोलियां बरामद हुई। हालात ऐसे हो गए कि बिहार सरकार को सेना और सीआरपीएफ को उतारना पड़ा। तुरंत पुलिस अफसरों और डीएम का तबादला कर दिया गया। शहाबुद्दीन गायब हो गया, लेकिन वो न्यूज चैनल पर बोल रहा था, अगर बच्चू सिंह मीना को राजस्थान तक भी दौड़ाकर मारना होगा तो मारूंगा, लेकिन मारूंगा जरूर। उसने ये भी कहा कि मेरे आदमियों ने सेल्फ डिफेंस में गोलियां चलाई और मैं बिल्कुल सरेंडर नहीं करने वाला। शहाबुद्दीन ने आरोप लगाया कि दुबई से सिवान घूमने आए 2 बच्चों को पुलिस वालों ने इस एनकाउंटर में मार दिया। मोहम्मद शहाबुद्दीन के आदमियों की तरफ से पुलिस वालों पर मुकदमे दर्ज कराए गए। बिहार में लालू की सरकार थी और लालू के मंत्रियों की एक जांच टीम ने तो 2 दिनों तक जांच की और उसके बाद जो अपनी रिपोर्ट दी उसमें कहा कि पुलिस वाले सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन को मौत के घाट उतारने के मकसद से उनके गांव पर पहुंचे थे और उनके घर पर धावा बोला था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। शहाबुद्दीन पर लालू का हाथ था, उसे कुछ नहीं हुआ। अब शहाबुद्दीन बच्चों की किडनैपिंग के मामले में जुड़ने लगा और 2003 में कैबिनेट मिनिस्टर राघवेंद्र प्रताप सिंह के भतीजे सिद्धांत को किडनैप कर लिया गया। उस वक्त बिहार के डीजीपी थे आईपीएस डीपी ओझा, जिन्होंने फरवरी 2003 में डीजीपी बनने के साथ मोहम्मद शहाबुद्दीन से जुड़े मामलों को खंगालना शुरू कर दिया था और कई मुकदमों में शहाबुद्दीन पर शिकंजा कसने की कोशिश भी करने लगे थे। पूरे देश में शहाबुद्दीन की तलाश की जा रही थी। गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया गया और सिर्फ गिरफ्तारी ही नहीं, केंद्र सरकार को उन्होंने एक 15 पन्नों की रिपोर्ट भेजी और एक टास्क फोर्स भी बनाई गई ताकि शहाबुद्दीन को पकड़ा जा सके। बिहार में राबड़ी सरकार के लिए डीजीपी ओझा मुसीबत बन गए थे। लगने लगा था कि मोहम्मद शहाबुद्दीन का किसी भी दिन एनकाउंटर हो सकता है और दबाव के चलते अगस्त 2003 में मोहम्मद शहाबुद्दीन को सरेंडर करना पड़ा। डीजीपी ओझा ने कह दिया था कि अगर शहाबुद्दीन पर अभी लगाम नहीं लगाई गई तो बिहार में शहाबुद्दीन का शासन स्थापित हो जाएगा। डीजीपी ने यह भी कहा कि इस डॉन ने ऐसी दहशत फैलाई कि कोर्ट में गवाह पेश नहीं होते।
अगर सीवान एक राज्य होता तो शहाबुद्दीन वहां का शहंशाह होता। वहीं मोहम्मद शहाबुद्दीन ने धमकी दी थी, ओझा को तो मैं उसके रिटायरमेंट होने के 6 महीने के अंदर ही सबक सिखाऊंगा। वो इजरायली एजेंसी मोसाद का एजेंट है जो दुनिया भर में मुस्लिम नेताओं की तलाश कर रही है। इस धमकी के जवाब में डीपी ओझा ने कहा कि यह गीदड़ भभकी है, मुझसे मुकाबला करने के लिए उसके जैसे लोगों को 3 बार जन्म लेना पड़ेगा। डीजीपी डीपी ओझा ने शहाबुद्दीन का एक डोजिए तैयार किया और उसके मुताबिक शहाबुद्दीन ने 500 से ज्यादा अपराधियों का एक गैंग तैयार किया था, जिनके पास 100 से ज्यादा AK-47 राइफल थी और 100 करोड़ की अवैध संपत्ति, यानी एक पूरी प्राइवेट आर्मी थी मोहम्मद शहाबुद्दीन के पास। जब 2003 में शहाबुद्दीन सरेंडर करने के लिए कोर्ट पहुंचा था तो उसके काफिले में 400 गाड़ियां थी, सैकड़ों की संख्या में मोटरसाइकिल, हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए थे। ओझा ने फिल्मों की तरह बयान दिया था कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और वो कानून के हाथों से बच नहीं सकता। हालांकि बाद में डीपी ओझा को उनके रिटायरमेंट से 3 महीने पहले ही पद से हटा दिया गया। साल 2005 में मोहम्मद शहाबुद्दीन के गेस्ट हाउस पर पुलिस का छापा पड़ा। तारीख थी 24 अप्रैल 2005। ये कहानी भी इंटरेस्टिंग है। पलंग के नीचे से हथियारों का जखीरा मिला, 46 कारतूस बरामद हुए। कमरे में रखी एक अटैची से बुलेट प्रूफ जैकेट, राइफल पर लगने वाली 3 टेलीस्कोपिक डिवाइस, एक नाइट विजन कैमरा, 2 वॉकी टॉकी, एक राइफल क्लीनर, 7,600 अमेरिकी डॉलर, 10,540 रियाद, 800 दिरहम बरामद किए गए। इसके बाद मोहम्मद शहाबुद्दीन लगातार जेल में रहा। बीच में साल 2016 में बेल पर बाहर निकला, लेकिन कुछ ही समय में फिर जेल भेज दिया गया और दिल्ली के तिहाड़ जेल में ट्रांसफर कर दिया गया। इस दौरान जेल में भी उसकी काफी खिदमत की जाती थी, लेकिन 2021 में कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ और शहाबुद्दीन ने जेल में ही दम तोड़ दिया। कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से उसके शव को सिवान नहीं ले जाया गया और दिल्ली में ही बिना किसी घर वालों की मौजूदगी के दफना दिया गया। वो बिना किसी शान शौकत के इस दुनिया से चला गया। शहाबुद्दीन के पास सब कुछ था, ताकत, पैसा, डर और राजनीति की छत्रछाया, लेकिन फिर भी अंत में क्या मिला? एक तन्हा मौत। ये कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन जाते जाते बस एक बात याद रखना, ताकत जब डर के सहारे बनती है तो टिकती नहीं, और जो इंसाफ को ताक पर रखकर चलता है उसका अंत ऐसे ही होता है। मैं माधव तिवारी आप लोगों से विदा लेता हूं, इस वादे के साथ कि अगली बार एक और रंगबाज की कहानी लेकर आऊंगा। तब तक के लिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।